हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपके अपने चैनल कॉमर्स विद रेखा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, अपन शुरू कर रहे हैं व्यवसाय प्रबंध। व्यवसाय जो प्रबंध है उसका जो टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांत एक तकनीकी। इसके जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न और उत्तर हैं उन पे अपन चर्चा करेंगे। जो भी बच्चे बोर्ड की क्लास में हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो उपयोगी होगा, क्योंकि अगर अपन शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम और ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चंस करते हैं तो उससे अपनी जो टॉपिक है उसकी बारीकियां अच्छे से समझने में हमें मदद मिलती है। तो चलिए अपन अपना टॉपिक शुरू करते हैं और इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसमें जो अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं उन पे अपन पहले चर्चा करेंगे, फिर लघुतरात्मक पे, और फिर जो दीर्घ कालीन जो क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस उन पे अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति किस प्रकार की है। अब देखिए, बोर्ड क्लास में क्या होता है कि छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे 2 नंबर के, 1 नंबर का, और अगर वो भी नहीं पूछे जाते हैं तो इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसके कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। उसके बाद अगर एग्ज़ामिनर या जो बोर्ड होती है, बोर्ड के जो एग्ज़ामिनर होते हैं, वो अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। चाहे वो आपको शॉर्ट टर्म में पूछे, लॉन्ग टर्म में पूछे, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे, किसी भी तरीके से पूछे, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको वहाँ पे डाउट नहीं होगा और आप आराम से उत्तर दे पाएंगे। तो इसमें कहा कि प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति किस प्रकार की है। देखिए, इसमें जो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनका नेचर कैसा है, किस प्रकार का है उनका नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है कि उसके गुण के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, किसी भी आप किसी व्यक्ति को ले लीजिए, वस्तु ले लीजिए, किसी ना किसी में कोई ना कोई गुण तो ज़रूर होता है। तो जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उसका जो नेचर है वो पूछा गया कि भाई इसका नेचर कैसा होता है। तो देखिए, प्रबंध के सिद्धांत व्यावहारिक रूप से प्रयोग प्रत्येक संगठन, बोला कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो व्यावहारिक रूप से प्रयोग प्रत्येक संगठन, समाज एवं देश की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो व्यवहार में किस पर निर्भर करते हैं, कोई भी जो संगठन है उस पर, समाज पर, देश की जो परिस्थितियाँ उन पर निर्भर करता है। कि अगर आप प्रबंध के सिद्धांत अपना रहे हो तो वो आप अपनी मनमर्जी से नहीं अपना रहे हो, आप उसके प्रयोग के आधार पे उनको काम में लेओगे। कोई संगठन है उसके लिए वो अलग तरीके से उपयोगी हो सकते हैं, कोई समाज है उसके लिए अलग तरीके से उपयोगी हो सकते हैं, और कोई देश है वो अपनी परिस्थिति के अनुसार उनको अलग तरीके से उपयोग में ले सकता है। तथा इसका निर्माण लंबे शोध, अनुभव, प्रयोग, शोध द्वारा होता है। देखिए, सिद्धांत एक दिन में नहीं बनते हैं। सिद्धांत बनाने के लिए लंबा समय चाहिए होता है, उसके लिए शोध चाहिए होते हैं, अनुभव भी ज़रूरी होता है, और उन पे प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर निकल के आती है और वो हर क्षेत्र में प्रयोग की जा रही है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने आज कहा, जैसे प्रबंध के सिद्धांत ये होते हैं, कल उसका उपयोग होगा, नहीं। उसके लिए लंबे लंबे क्या होते हैं, शोध होते रहते हैं, रिसर्च वगैरह होते रहते हैं, उन पे प्रयोग करते रहते हैं, फिर उससे जो अनुभव प्राप्त होता है और उससे जो सारांश चीज़ें निकल के आती हैं उसके आधार पर उसकी पूरी व्याख्या की जाती है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज़ हो, वो लंबे समय और रिसर्च के बाद ही लोग उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रबंध के सिद्धांत की प्रगति किस प्रकार की बताइए कि प्रबंध के सिद्धांत का व्यावहारिक रूप से प्रयोग प्रत्येक संगठन, समाज, देश की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसका निर्माण लंबे शोध, अनुभव, प्रयोग एवं शोध के द्वारा होता है। ठीक है, ये अपना एक क्वेश्चन हो गया। जैसे आपसे प्रबंध के सिद्धांत की प्रगति पूछे तो आप इस तरीके से इसको 2 लाइन में आराम से बता सकते हो, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। अब ये तो प्रबंध के सिद्धांत की प्रगति पूछी है, और अब से अपने से पूछ रहा है कि सिद्धांत से क्या अभिप्राय। सिद्धांत क्या होते हैं, किसी विषय के संदर्भ में प्रमाणों के आधार पर, कोई भी विषय है उसके संदर्भ में पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर एवं पर्याप्त तर्क वितर्क के पश्चात निश्चित किया गया मत या विचार जो समय, अनुभव या निरीक्षण की कसौटी पर खरा उतरता है, सिद्धांत कहलाता है। सामान्य आपसे पूछे सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल क्या होते हैं कि किसी विषय के, कोई भी विषय है, मतलब कोई भी विषय आप लेके चलो, उसके संदर्भ में अगर पर्याप्त प्रमाण के आधार, पर्याप्त तर्क वितर्क, पहले उसके लिए आपके पास क्या होने चाहिए, प्रमाण यानी प्रूफ होना चाहिए। बिना प्रूफ के कोई नहीं मानेगा कि ये सिद्धांत है।
और पर्याप्त उस पे क्या होता है, तर्क वितरक होता है। उसके पश्चात किया गया, पहले उस पे क्या होते हैं, पर्याप्त उसके प्रमाण जुटाए जाते हैं, उन पे विचार विमर्श होता है, और उसके बाद का जो उस पे जो भी रिसर्च करने वाले होते हैं उनका मत या जो विचार होता है, जो समय अनुभव निरीक्षण की कसौटी पर खरा उतरता है, जो समय के अनुसार हो, जो अनुभव के आधार पर हो, जो निरीक्षण किया जाता है उसकी कसौटी पर खरा उतरता है, तो वो क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, सिद्धांत। सिद्धांत अगर आपसे पूछे कि क्या होता है, तो आपको ये 2 लाइनें उसमें मेंशन करनी है कि किसी विषय के संदर्भ में पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर पर्याप्त तर्क वितरक के अनुसार निश्चित किया गया मत या विचार जो समय अनुभव निरीक्षण की कसौटी पर खरा उतरता है, सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, ये अपना हो गया यहाँ से 2 क्वेश्चन कंप्लीट। 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। अपन बात करते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध विचार के जनक कौन है। तो देखिए इसमें अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग जो विद्वान हैं उनके द्वारा दी गई हैं, तो आपको इनको याद रखना पड़ेगा। जैसे अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत है, उद्देश्य द्वारा प्रबंध का सिद्धांत है, या आधुनिक प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है, जो हेनरी फॉयल उन्होंने अपना क्या योगदान दिया है। ठीक है, तो उनके ये जो राइटर हैं इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए, किसको क्या कहा जाता है, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध, तो उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध है ये किसकी थ्योरी है, किसके द्वारा दी गई है, तो ये दी गई है आपके पीटर एफ ड्रकर। ठीक है, तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध किसने दिया, पीटर एफ ड्रकर ने। उद्देश्य द्वारा प्रबंध के विचार का जनक किसे माना जाता है, पीटर एफ ड्रकर को। ठीक है, तो ये अपना हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए आगे आता है अपवाद द्वारा प्रबंध का मूल मंत्र क्या है। अब जो प्रबंध है उसके अनेक सिद्धांत हैं, और उसी सिद्धांत में एक अपवाद द्वारा प्रबंध है, तो इसका मूल मंत्र पूछा है कि इसका सारांश क्या है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है। तो अपवाद द्वारा जो प्रबंध है उसमें क्या होता है कि अपवाद द्वारा प्रबंध की यह तकनीकी उच्च प्रबंधकों के समक्ष, अपवाद द्वारा ये प्रबंध की तकनीकी है, पहले ये लागू किस पे होती है, केवल उच्च प्रबंधकों पर के समक्ष केवल वही जानकारी प्रस्तुत, केवल मतलब इसके अलावा नहीं, केवल का मतलब कि वही जानकारी, जैसे उनको एक इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो एक इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके अलावा नहीं, तो केवल वही जानकारी प्रस्तुत करने पर बल देती है जिससे कि उन्हें ज़रूरत होती है। ये कहता है कि जो उच्च प्रबंधक होते हैं उनका समय बचाने के लिए या उनको अच्छी पॉलिसी रणनीति बनाने के लिए उनको समय चाहिए होता है। तो समय चाहिए होता है, तो जैसे एक संस्था होती है तो उसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, तो उनको छोटे मोटे कार्यों में न लगा के उनको केवल महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं उन्हीं के संबंध में उनको जानकारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्हें फ्री छोड़ना चाहिए ताकि वो संस्था के लिए अच्छी से अच्छी पॉलिसी बना सके और अच्छे से अच्छे उसका मैनेजमेंट कर सके। तो अपवाद द्वारा प्रबंध की यह तकनीक उच्च प्रबंधकों के समक्ष केवल वही जानकारी प्रस्तुत करने पर बल देती है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। तो अपवाद द्वारा प्रबंध की ये जो तकनीकी होती है वो उच्च प्रबंधकों के लिए होती है, और उन्हें जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो उन्हें प्रस्तुत करनी होती है। इसे क्या कहते हैं, अपवाद द्वारा प्रबंध का मूल मंत्र। फिर देखिए आगे आता है अपना प्रबंध के कौन से सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए गए हैं। तो अपन इस पे बात करेंगे। तो जो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनमें बोल रहा है कि सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल मतलब जो पूरे विश्व में स्वीकार किए जाते हैं। ये नहीं कि अपनी कंट्री में स्वीकार किए गए या अमेरिका में स्वीकार किए जाते हैं या फिर इंग्लैंड में स्वीकार किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। सार्वभौमिक का रूप है उसे पूरा विश्व स्वीकार करेगा, सब लोग उसे स्वीकार करेंगे। तो मतलब प्रबंध के कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनको सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। तो इसमें लगभग अपने जो फ्योल द्वारा दिए गए 14 सिद्धांत हैं उनको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो जैसे इसमें सबसे पहला आता है कार्य का विभाजन है, कि कार्य का आपको किस तरीके से विभाजन करना है। छोटे छोटे रूप में आप उनका विभाजन करोगे जिससे कार्य करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगे और कार्य अच्छे तरीके से हो जाए। अधिकार एवं उत्तरदायित्व है। अब जहाँ पर उत्तरदायित्व होता है वहाँ अधिकार होता है, जहाँ अधिकार होता है वहाँ उत्तरदायित्व भी जरूरी है। तो इसके बारे में बताया गया है कि एक संस्था में कर्मचारी के क्या अधिकार होते हैं, क्या उनके उत्तरदायित्व होने चाहिए। अनुशासन, कोई भी संस्था है वो बिना अनुशासन के नहीं चल सकती। तो डिसिप्लिन का अपने आप में बहुत महत्व होता है। अगर संस्था में डिसिप्लिन नहीं है तो वो संस्था अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाती। तो अनुशासन भी क्या होता है,
सभी जगह लागू होता है। आदेश की एकता, आदेश की एकता का मतलब है कि भाई जो कर्मचारी हैं उनको जो एक कार्य का अलग अलग अधिकारी हैं उनसे आदेश नहीं मिलना चाहिए। उनको एक अधिकारी से क्या है कि आदेश मिलना चाहिए जिससे वो अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर सकें। निर्देश की एकता का मतलब कि वन हेड वन प्लान, यानी कि उनका एक ही नेता होना चाहिए या एक ही उनके ऊपर अधिकारी होना चाहिए और एक ही उनकी क्या होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए। फिर है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। अब संस्था में अगर ऐसा डिसीजन लेना है जिससे समूह है, पूरा समूह है प्रभावित हो रहा है और उससे कोई व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति के हितों को ध्यान में नहीं रखेंगे, पूरे समूह के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा। व्यक्तिगत हितों का इसमें क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारी जो होते हैं उनको समय समय पर पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए जितना उन्होंने जिस आधार पर कार्य किया है, और संस्था में जो भी पॉलिसी पारिश्रमिक के लिए अपनाई जाती है उसके आधार पर उनको पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति के पास सभी शक्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो केंद्रीकरण में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति के पास निर्णय लेने के अधिकार होते हैं, अन्य के पास नहीं होते हैं। संपर्क कड़ी, ये होती है श्रृंखला, यानी संपर्क, एक दूसरे से किस प्रकार से संपर्क करना है, किस तरीके से सूचना को एक दूसरे के पास पहुंचाना है। व्यवस्था, हर जो कार्य है उसके लिए अच्छे तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, किस कार्य को किस तरीके से कब करना है, जो वस्तु जहाँ पर व्यवस्थित होनी चाहिए उसको व्यवस्थित तरीके से रखा जाना चाहिए। समता, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता होनी चाहिए, उनमें अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। अगर स्थिरता नहीं होगी तो कर्मचारी अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। उन प्रेरणा होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। तो ये सारे सिद्धांत क्या होते हैं, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए गए हैं। व्यवस्था के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इन सिद्धांतों में जैसे अपन ये पढ़े हैं तो ये फ्योलजी द्वारा दिए गए लगभग 14 सिद्धांत, तो इनको अपन डिटेल आगे पढ़ लेंगे। अभी अपन को 100 टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो 100 टाइप के हिसाब से इनको पढ़ेंगे। व्यवस्था के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? व्यवस्था यानी ऑर्डर, ठीक है। अब ये ऑर्डर क्या होता है, व्यवस्था क्या होती है? तो व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति के लिए निश्चित स्थान होना चाहिए। भाई कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है उसके लिए क्या होना चाहिए, एक कोई कार्य अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको एक निश्चित स्थान दिया जाना चाहिए, ठीक है। और कोई भी वस्तु है तो उसका भी एक निश्चित स्थान होना चाहिए तथा प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को अपने नियत स्थान पर होना चाहिए। और जो जिस व्यक्ति को जो स्थान और जो वस्तु दी गई है उसको उसी स्थान पे होना चाहिए, क्योंकि देखिए संस्था में अगर व्यवस्थित तरीके से अगर चीज़ें नहीं रखी होंगी तो फिर उनको कार्य करने में समय ज़्यादा लगेगा। घर पे आप देख लो, जैसे आपकी मदर वगैरह होती हैं वो हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से रखती हैं ताकि जब उन्हें जो दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो उस चीज़ को वो आसानी से प्राप्त कर सके, उसमें समय बर्बाद नहीं होता है और समय का सदुपयोग हो जाता है। इसी प्रकार संस्थाओं में भी क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं उनको उनका एक फिक्स स्थान दिया जाता है और वस्तु के लिए भी फिक्स स्थान होता है ताकि उसमें समय नहीं लगे। व्यक्ति को भी रोज़ ये नहीं हो कि मुझे कहाँ जाना है, कौन सा मेरा स्थान है, कहाँ बैठना है, कैसे कार्य करना है, तो सबका निश्चित होना चाहिए। निश्चित होने से काम में क्या आती है, क्लियरिटी आती है, ठीक है। ये अपना हो गए 6 क्वेश्चन हो गए, अपने 100 टाइप के 6 क्वेश्चनों को अभी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब अपना जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो। थैंक यू।